इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रयोगवाद में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रयोगवाद आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे। तो मैं आपको शुरुआत से लेके बिल्कुल डेप्थ तक लेकर के जाऊंगा और बताऊंगा कि प्रयोगवाद क्या है। ये जो लेख लिखा है स्वयं नामवर सिंह ने लिखा है, तो हम लोग इसी को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रयोगवाद की जो शुरुआत है वो कैसे हुई और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो प्रयोगवाद की जो शुरुआत है वो मानी जाती है पहले तार सप्तक से। ये जो तार सप्तक है अज्ञे द्वारा निकाला गया था। इसके अंदर कुछ कवि थे जिनकी कविताएं उन्होंने संकलित करी थी, तो इसी से ही माना जाता है कि ये प्रयोगवाद की शुरुआत है, जो कि तार सप्तक से है, जो 1943 में पहली बार आया था ये। और जिस प्रकार की कविताएं हमें तार सप्तक के अंदर देखने को मिली, उसी प्रकार की कविताओं को प्रयोगवाद कहा गया। और इसी प्रकार की कविताओं को आगे बढ़ावा देने में प्रतीक पत्रिका ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद दूसरा तार सप्तक भी आया, उसके अंदर भी कई सारे कवि थे, पर इन तार सप्तकों को देख करके हमें ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि इसके अंदर जितने भी कवि पाए जाते हैं वो पूर्णतः प्रयोगवादी ही हैं, या फिर उनका जो संबंध है पूर्णतः प्रयोगवाद से ही है, क्योंकि उसमें से कई सारे ऐसे कवि भी हैं जिनका जो संबंध है केवल प्रयोगवाद से नहीं है और भी कई जगहों पर है। फिर भी नामवर जी कहते हैं कि कुछ लेखक ऐसे हैं जिनको हम पूर्णतः प्रयोगवादी कह सकते हैं। उनमें जो कुछ प्रमुख नाम है उसके अंदर आगे सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं गिरजा कुमार माथुर, फिर उसके बाद आते हैं प्रभाकर माचवे, फिर मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, भारत भूषण, शमशेर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती और नरेश मेहता। इसमें से जो तीन है, जैसे शमशेर, प्रभाकर माचवे और गिरजा कुमार माथुर, इन तीनों को नामवर सिंह पूर्णतः रूपवादी कहते हैं कि शुद्ध रूप से रूपवादी कविताएं करते हैं। इनके काव्य जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको उससे पता लग जाएगा। नामवर सिंह जी प्रयोगवाद के बारे में कहते हैं कि उत्तर छायावाद की, यानी जो छायावाद था और उसके बाद जो समाज विरोधी, जो समाज का लोग विरोध कर रहे थे, आपको मैंने बताया भी था छायावाद के अंदर भी कि जो उन्हें पसंद आ रहा था, जो उन्हें सही लग रहा था वही लिख रहे थे, समाज से एकदम कट करके। तो वही कहा है कि समाज विरोधी अतिशय, जब वो समाज विरोधी बहुत ज्यादा हो गया और व्यक्तिवादी जहां पर खुद की बातें वो कर रहे थे, इस प्रकार की मनोवृत्ति का ही बढ़ावा क्या है, प्रयोगवाद है। तो इसके अंदर कुछ मूल शब्द आप उसे देख पाएंगे कि समाज विरोधी, व्यक्तिवादिता, इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है वो क्या है, प्रयोगवाद के अंदर देखने को मिलती है। तो ये विचार है नामवर सिंह के छायावाद के ऊपर। आगे वो बहुत सारी इसकी विशेषताएं बताते हैं, इसके केंद्र बिंदु बताते हैं, उसके ऊपर हम अब धीरे धीरे चलते हैं। प्रयोगवाद के संबंध में आपको जो 14 बातें अब मैं बताने वाला हूं उनको आप अच्छे से सुनना, इससे आपको प्रयोगवाद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है कि जो इनको प्रयोगवादी शब्द जो इनको कहा गया कि आप लोग प्रयोगवादी हैं, सबसे पहले अज्ञे ने इसी चीज का सबसे पहले विरोध किया कि प्रयोग कोई वाद नहीं है, प्रयोग बहुत पहले से चला आ रहा है। और इस प्रकार से उन लोगों को प्रयोगवादी कहना ये अज्ञे को स्वीकार नहीं था कि हम लोग कोई प्रयोगवादी नहीं है, प्रयोग करना कोई एक वाद नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से आगे वो बहुत बताते हैं कि ये जो वाद शब्द है वो इसके ही विरोध में है। वाद शब्द की एक विशेषता है कि वाद जिस शब्द के बाद लग जाता है तो उससे पहले का जो शब्द है वो, उनकी जो सीमा है वो उतनी ही बंध जाती है। जैसे प्रयोग के आगे वाद लग गया तो प्रयोग करने, प्रयोग शब्द का जो अर्थ है वो उसी तक सीमित रह जाएगा, उससे अलग दायरे में वो नहीं जाएगा। तो एक प्रकार से वाद क्या है, एक विचारधारा है जो उन लोगों को बांध देता है। तो कहते हैं कि इस तरीके से चीज़ों को बांध देना, विचारों को बांधना, ये प्रयोगवादियों को नहीं जचता था और इसीलिए वो अपने आप को वादी कहने में भी मना करते थे, उसका विरोध करते थे कि हम किसी प्रकार का ये कोई वाद नहीं है। और इसी के संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि जो प्रयोगवाद के मूल में है वो है कुछ नया करना, जो पुराना है, जो पहले हो चुका है उसी को दोहराना नहीं है। क्योंकि वाद के अंदर क्या होता है, जो चीज़ है पहले से ही, जो विचारधारा है उसी में बद्ध होकर के हम लिखेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। पर प्रयोग का मतलब क्या है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल है उससे बाहर जाना और इससे कुछ नया सोचना, प्रयोग कर रहे हैं नए के लिए। तो इस प्रकार से बिल्कुल उल्टा ही भाव है, उनको वाद से जोड़ देना एक प्रकार से उनकी विचारधारा को बिल्कुल विपरीत जाना हो गया। इसके बाद प्रयोग के विषय में वो और बातें बताते हैं कि जो प्रयोग है वो सत्य के लिए निरंतर खोज है और ये क्या है, एक व्यक्तिगत अन्वेषण है, ये व्यक्तिगत रूप से करता है। और जिसे साइंस में यानी विज्ञान के अंदर कहते हैं ट्रायल एंड एरर, कि वो लोग कोशिश करेंगे, फेल होंगे, कोशिश करेंगे, फिर फेल होंगे और सीखेंगे। तो ये कोशिश करना, फेल होना और सीखना, ये जो क्रम है चलता रहेगा, यही है क्या है, प्रयोग के अंदर ये चीज़ें आती है। तो इसमें आपने दो शब्द देख लिए, एक तो व्यक्तिगत है और निरंतर खोज है, ट्रायल एंड
एरर मेथड के हिसाब से। अब अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा आपको नया लग सकता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि वो अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि इन लोगों ने प्रयोग में बुद्धि की अपेक्षा अनुभव को अधिक प्रधानता दी है। जबकि आपने सुना होगा जो प्रयोगवाद के जो कवि हैं उन लोगों को बौद्धिकता ज़्यादा कहा जाता है। इसमें कोई संशय नहीं, बात सही भी है कि इनकी कविताओं के अंदर बौद्धिकता हमें देखने को मिलती है, परंतु इससे भी ज़्यादा जो उनका जोर था वो अनुभव के ऊपर था, वो अनुभव प्रधान है। अनुभव को यहाँ पर इसलिए भी जोर दिया गया है क्योंकि वो लोग जो अनुभूति करते हैं उसी को सत्य मान करके चलते हैं। जो पहले से लोग बताते आ रहे हैं कि यही चीज़ सत्य है, उसको वो नहीं मानते, अपने हिसाब से देखते हैं जो उन लोगों ने अनुभव किया है और फिर उसका एक तरीके से परीक्षण करते हैं, और परीक्षण अगर सही पाया जाता है, इन्हें सही लगता है, तो उसी चीज़ को ये मान लेते हैं। अगली जो विशेषता है जो प्रयोग के संबंध में कही जाती है वो है कि उनका साहसी होना और जोखिम उठाना, क्योंकि प्रयोग करना कोई एक बिल्कुल ऐसा कोई साधारण काम नहीं है, उसके लिए हमें साहस की आवश्यकता होती है और जोखिम उठाते हैं सत्य की तलाश करने के लिए। क्योंकि सिर्फ निजी अनुभव के साथ कि जो हमें लग रहा है, जो चीज़ हमें सही लग रही है, केवल उसी के अनुभव के साथ ही हम लोग सत्य की खोज करने के लिए निकल जाते हैं अकेले। ये बहुत ही ज़्यादा साहसिक कार्य है। और आप लोग देखिए कि जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं वो लोग भी इसी प्रकार से करते हैं कि उन लोगों को जो उन लोगों ने अनुभव किया है, अपना व्यक्तिगत निजी अनुभव, उसी को वो सत्य साबित करने के लिए अकेले निकल पड़ते हैं, अकेले खोज करते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रयोग, और ये चीज़ है इसी को विज्ञान से जोड़ करके भी बता रहे थे। इसलिए कहते हैं कि प्रयोग करना एक साहसिक है और जोखिम भरा कार्य भी है, और ये बौद्धिकता की अपेक्षा अनुभव को ज़्यादा प्रधानता देता है। अगला जो पॉइंट है इसी बात को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करेगा, क्योंकि निश्चय ने भी प्रयोग को अपना आधार बनाया है। वो कहते हैं कि विचार के क्षेत्र में जो नए नए प्रयोग करने का साहस होना चाहिए, कि हम लोग विचार में कोई एक बंध ना जाए कि ये विचार है और यही सत्य है। नए नए विचारों का प्रयोग करने का साहस होना चाहिए कि एक विचार है, अभी लोग इस तरीके से मान रहे हैं, तो हमारे अंदर से ये साहस होना चाहिए कि उससे अलग हटकर भी हम चीज़ें सोचें, और वो अलग चीज़ें जब सत्य साबित हो जाए तो जो पुराना नियम है, जो पुरानी बातें चल रही थी, उसको काटने की भी, और उसको काट के घोषित कर देना कि ये सब चीज़ें बेकार थी, ये जो विचारधारा है पुरानी हो चुकी है, नई लाने की जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, वो भी व्यक्ति में होनी चाहिए कि वो अपने पूर्ववर्ती विचारों को काट सके। तो इसलिए वो कहते हैं कि विचार के क्षेत्र में एटलीस्ट जहाँ पर विचारों की बात हो, वहाँ पर हमें इस प्रकार का वाद नहीं चलाना चाहिए, कोई सीमित नहीं कर देना चाहिए विचारों को कि यही विचार हैं, और जो भी नए विचार आएंगे उनके लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नए विचारों के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। निश्चय भी इस बात को मानते हैं, परंतु विडंबना ये है कि जिस वाद का विरोध इन लोगों ने किया, आगे चल करके यही चीज़ प्रयोगवाद बन करके रुक गया, स्थिर हो गया। इन लोगों ने अब क्या किया कि प्रयोग करना ही तक ही सीमित हो गए कि हम लोग प्रयोग ही करेंगे। तो इसलिए नामवर सिंह कहते हैं कि ये विडंबना ही है, जिस वाद का उन्होंने विरोध किया उसी को ही क्या है आगे चल करके वो वहीं तक ही सीमित हो गए, वहीं जा करके रुक गए। परंतु इसके बावजूद भी जो काव्य सिद्धांत था उसके अंदर इस प्रयोगशीलता को एक तरीके से स्थान मिल गया कि इस प्रकार के जो प्रयोग है काव्य में करने चाहिए, और लोगों ने इसके प्रयत्न भी करे। इसके बाद आगे तार सप्तक 2 में कहते हैं कि प्रयोग एक दोहरा साधन है। प्रयोग के बारे में बताते हैं कि प्रयोग जब हम करते हैं उससे हमें सत्य के बारे में तो पता लगता है, सत्य को तो हम जानते हैं, ये वो पहली बात करते हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इससे जो नया सत्य हमें पता लगता है, उसे जानते हैं, उसको अभिव्यक्त करने के जो साधन है उससे भी हम लोग अवगत हो जाते हैं, और इस साधन को हम और भी ज़्यादा विकसित करते हैं। तो एक प्रयोग से हमें दोहरे साधन मिल जाते हैं, सत्य की प्राप्ति भी हो जाती है और उसे अभिव्यक्त करने के साधन भी विकसित होते रहते हैं। अब इसकी जो केंद्रीय विशेषता है प्रयोगवाद की, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि है चरम व्यक्तित्ववाद। कि ये लोग अपने आप को केंद्र में रखते हैं, जो व्यक्ति है उसको पूरी तरीके से केंद्र में रखता है। कि छायावाद में भी हमने देखा था कि व्यक्ति तो वहाँ पर भी केंद्रित है, परंतु यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अपने चरम रूप में पहुँच जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो प्रयोगवाद की एक और विशेषता है कि इसने जो मध्यवर्गीय लोग थे उनकी प्रवृत्तियों के विरुद्ध व्यक्तिक असंतोष प्रकट किया। मध्य वर्ग का जो लोग मध्यवर्गीय जो लोग थे उनकी जो प्रवृत्ति है, उनकी हीनता, उनकी दीनता, अनास्था, उनकी कटुता, अंतर्मुखता और उनकी पलायन प्रवृत्ति, इन सब का चित्रण प्रयोगवादियों ने भरपूर किया। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय से ये बिल्कुल असंतुष्ट थे, उसकी जो भी बातें इन लोगों को बेकार लगी
उन सभी को इन्होंने अपने काव्य के अंदर बताया। अगली जो विशेषता है प्रयोग की वो ये है, वो यथार्थवाद को ज़्यादा महत्व देता है। इससे पहले छायावाद के अंदर आप देख रहे थे कि वो जो कुरूपता है उसको वर्णित नहीं करते थे, परंतु प्रयोगवाद उस कुरूपता को छिपाते नहीं है, वो उसका भी वर्णन करते हैं। वो नारी का जब वर्णन करते हैं तो उसको बिल्कुल एक असामान्य या फिर बहुत ही अलौकिक वर्णन नहीं कर देते उसका भी वो सामान्य भाव भूमि पे उतार करके उसका वर्णन करते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति से जो प्रेम का भाव था, उसका जो रूप था वो भी अब मांसल हो चुका था। पहले के प्रेम वर्णन में और अभी के जो प्रेम वर्णन हो रहा है उसमें क्या अंतर है, यानी कि छायावाद में जो प्रेम वर्णन था और प्रयोगवाद में था उसमें अंतर क्या है, उसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि छायावाद का जो छुई मुई सा प्रेम अब मांसल रूप में प्रकट होने लगा। जहां पहले सिद्धांत था कि सौंदर्य केवल देखने की वस्तु है, छूने की नहीं, वहीं पर प्रयोगवाद में आते आते ये एकदम छूने की परिधि में खिंचता चला गया। एग्जाम्पल के लिए इसमें कविता आती है, मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई हूँ लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। तो ये जो इस प्रकार की जो मुखरता है हमें देखने को मिलती है प्रयोगवाद के अंदर। इसके बाद अगला जो है बौद्धिक ढंग से भावुकता का वर्णन। यहाँ पर जो भावुकता आई है उसके अंदर बौद्धिकता भी हमें देखने को मिलेगी। छायावाद के अंदर केवल भावुकता थी, यहाँ पर बौद्धिकता भी जुड़ गई है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए कविता का, उससे आपको समझ में आएगा। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है, चलो उठे अब तक हम थे बंधु, शहर को आए और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं, वह हम हो भी तो ये हरी घास ही जाने। तो इस कविता के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से दो प्रेमी जोड़े एक पार्क में घास पर बैठे हुए हैं और जैसे ही शाम ढलने लगती है उन लोगों को डर लगने लगता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, अभी तक तो हम लोग मित्र की तरह दिख रहे थे, परंतु रात हो गई है, अब कोई देखेगा तो उन्हें लगेगा कि देखो दो प्रेमी जोड़े बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं कि अगर किसी को ये बात पता लगती भी है तो केवल इन घासों को पता लगे और किसी को नहीं। ये जो अपना प्रेम का जो संबंध है, ये छुपाने की जो भावना है, ये हमें इसके अंदर देखने को मिलती है और यहीं पर ही वो बौद्धिकता हम लोगों के सामने आती है। ये जो भय है कि हमारा प्रेम समाज को पता न लग जाए, समाज से डरने वाला भय, इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इनकी एक लास्ट विशेषता है, वो ये है ईमानदारी, कि इनके काव्यों में हम ईमानदारी भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। ये लोग कुछ ज़्यादा खास छुपाते नहीं, यथार्थ वर्णन कर देते हैं। तो ये थे वो 14 पॉइंट। इसे अगर आप लोगों को विस्तृत रूप से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने इस पूरे लेख का, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। और जो बातें मैंने यहाँ पर बताई है मैंने वो हाईलाइट भी कर रखी है, अगर आप केवल उसे भी पढ़ेंगे तो ये सारा आपका रिविजन हो जाएगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आप लोगों तक लाता रहता हूँ और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिए।